हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछले सारे वीडियोस देख के आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का 4th पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अशोक के अभिलेख और जेम्स प्रिंसेप ने उन अभिलेखों को पढ़ने में कैसे सफलता प्राप्त की। आज हम देखने जा रहे हैं अभिलेख और सिक्के, यानी ये जो हमारा टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य का जो टाइम है, ये हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के, इसको पुनर्निर्मित करने के जो सबसे मेन स्रोत हैं, एविडेंसेस हैं, उनमें पुरातात्विक स्रोत जो हैं, आर्कियोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। उसमें है अभिलेख और सिक्के। तो हम अभिलेख और सिक्कों को अलग अलग देखेंगे। अभिलेख जो हैं उनसे हिस्टोरिकल जो साक्ष्य हैं, इंफॉर्मेशन है, वो प्राप्त करने में इतिहासकार कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं और अभिलेखों का इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही साथ जो सेकंड थिंग है, सिक्के, कॉइन्स, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्चर्स। तो जो सिक्के हैं, प्रारंभिक हमारे सिक्के कौन से थे, उनको किस नाम से जाना गया, साथ ही साथ सिक्कों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की। इस काल के इतिहास को हम आरंभिक राज्य, आरंभिक नगर, इस नाम से भी हम जानते हैं। इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए हिस्टोरियंस जो हैं वो कई सोर्सेज को यूज़ करते हैं। एक सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे हैं लिटरेरी यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में मुख्यतः जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तकें, यानी उस समय पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में ये चीज़ें होती थी। इसमें बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, महाकाव्य, एपिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हम देखेंगे अभिलेख, सिक्के और स्मारक। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों में हैं। जनरली आज हम अपने चैप्टर में देखने जा रहे हैं अभिलेख और सिक्कों को। ये 2 हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हिस्टोरियंस को इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं वो हैं पुरातात्विक स्रोत, और ये पुरातात्विक स्रोत हैं ये बहुत सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख जो है वो क्या है, किसी भी हार्ड सरफेस पर उकेरे गए लेख। वो देखिए, ये अशोक का अभिलेख है, आप देख पा रहे हैं। हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, वो धातु हो सकता है, वो कोई मिट्टी जैसा बर्तन जो है उस जैसी कठोर सतह हो सकती है, कोई भी हार्ड सरफेस, उस पर उकेरे गए लेख। उकेरने का मतलब होता है, एक होता है लिखना, एक होता है उकेरना। उकेरना मतलब जैसे हार्ड सरफेस है, इस पर किसी नुकीली चीज़ से खोद खोद कर लिखना। ओके, तो अभिलेख आपको समझ आ गया होगा। इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो किसी हार्ड सरफेस पर, किसी कठोर सतह पर उकेरे गए जो लेख हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन किससे कहते हैं, यानी पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी जो है वो बेसिकली क्या है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये अभिलेख जो है वो जनरली हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें कहीं भी मिल सकते हैं, जैसे शिलाओं पर यानी पत्थरों पर मिल गए, स्तूप यानी जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल होते हैं, स्तूपा, सांची स्तूपा, अमरावती, उनमें मिल सकते हैं। ये स्तंभ यानी पिलर्स, ये आप अशोक का पिलर देख रहे हैं, ये पिलर्स पे हो सकते हैं। ये मंदिरों की दीवारों पर। ये ताम्रपत्र, ताम्र मतलब तांबा, कॉपर, तांबे की प्लेट्स पर, ये कॉपर प्लेट्स हैं, ये साउथ इंडिया के जो सोर्सेज हैं उनमें अवेलेबल हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ताम्रपत्रों पर और मोहरों पर इस तरह से अभिलेख हमें कई जगह प्राप्त होते हैं। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इससे हमें अभिलेख बनवाने वाले के जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी लाइफ के जो उसने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे सम्राट अशोक हैं, तो सम्राट अशोक कब राजा बने, कैसे सत्ता संघर्ष किया, कौन कौन से विजय अभियान किए, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने कैसे युद्ध त्याग दिया, कैसे धर्म प्रचार किया, हर चीज़ों के बारे में इसमें पता चलता है। धार्मिक संस्थाओं को क्या दान दिया, जैसे अशोक ने रुमनदेही और सारनाथ, बोध गया इधर यात्रा की, तो जो अशोक हैं उन्होंने
वहाँ का जो भू राजस्व है, वहाँ जो कर है उसकी दर कम कर दी थी, तो ये पता चलता है, जो हम सारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह से अभिलेखों से हमें जो बनवाने वाला व्यक्ति है, जनरली तो ये बनवाने का काम राजा ही करते थे, उनके अचीवमेंट्स, उनके जीवन के इम्पोर्टेंट थिंग्स, उनके इम्पोर्टेंट डिसीजंस, उनका साम्राज्य विस्तार, उनका धार्मिक जीवन, ये सब हमें पता चलता है। अब देखिए, इतिहासकार जो हैं, अभिलेख शास्त्री जो हैं, उनको अभिलेखों को एज ए सोर्स यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो हिस्टोरियंस हैं, उनको अभिलेख को पढ़ते समय बहुत ही सावधानी से बार बार उसको एग्जामिन करना पड़ता है, बार बार। क्यों? क्योंकि वो चेक करते हैं कि कहीं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं लिखी हुई है, कहीं किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के कम करके तो नहीं लिखा है, यानी रियल फैक्ट क्या है उस सच की ये जांच करते हैं। ओके। दूसरा हम देखें, इसके मौलिक अर्थ को समझना। मौलिक अर्थ को समझना यानी जब ये अभिलेख बने तो इनके जो लेखक हैं उनके द्वारा उस पर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें कुछ चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट कोष्टक में कुछ शब्द लिख दिए गए हैं। तो अब इतिहासकारों की, अभिलेख शास्त्रियों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अर्थ जब समझें, उसका अर्थ निकालें, तो ब्रैकेट में दिए गए जो शब्द है उस शब्द का मौलिक अर्थ, उसका रियल मूल भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, उसको भी सही तरीके से समझ के ही डिसीजन लें। ऐसा नहीं हो कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। ओके। इसके बाद तीसरी जो समस्या है वो है अभिलेख को पढ़ने की, यानी उसकी लिपि हमें समझ आ जाए। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो जानने में, आरंभिक नगरों के इतिहास जानने में हम कब सफल हुए? जब हम मौर्य काल के बारे में कुछ जान पाए, तब हमें सिस्टमेटिक डेट वाइज इतिहास मिलता है। मौर्य काल के बारे में हम कब जान पाए? मौर्य काल को जानने के सबसे मेन सोर्सेस हमारा अशोक के अभिलेख हैं, और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल कौन हुए? जेम्स प्रिंसेप। तो जब तक हम किसी को पढ़ने में सफल नहीं होते, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम नहीं पढ़ सके हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों में इतिहासकारों ने अनुमान लगाए हैं। तो जब हम उसे पढ़ने में सफल हो जाएंगे तो संभवतः बहुत सारे आंकड़ों में बदलाव आ जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, सबसे पहली चीज़ होती है हमें सोर्सेज को जुटाना, साक्ष्यों को प्राप्त करना। और जब हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन अभिलेख एक साक्ष्य है, जब हमें वो मिल गई उसके बाद उसको पढ़ना, उसे इन्फॉर्मेशन जुटाना, उसको पढ़ने में सफल होना, और पढ़ने में सफल होने के साथ साथ सही सूचना को प्राप्त करना। ओके, आगे आइए, इसके वास्तविक अर्थ को समझना। रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग मतलब, जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध किया और कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय विदारक बिल्कुल ऐसी चीज़ें देख के आत्मग्लानि हुई और अशोक ने युद्ध त्याग कर दिया। तो उससे संबंधित बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। तो वो अभिलेख जो देखिए कि अभिलेखों में क्या ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं कि अभिलेख शास्त्रियों को मुश्किल आती है और फिर वो उसको सही समझने की कोशिश करते हैं कि रियल मेन सेंटेंस का मतलब क्या है। जैसे अशोक जो है, उनकी कलिंग विजय जो है, उसके 13वें शिलालेख में क्या मिला है? ध्यान से देखिए, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया और 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हो गई। अब इस स्टेटमेंट से क्या समझेंगे? 1 लाख मारे गए, इससे ज़्यादा की भी मृत्यु हो गई, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित कर दिया। तो देखिए, इतिहासकारों के लिए ये जो भाषा है बहुत ही डाउटफुल है, भ्रामक है, भ्रम पैदा करती है, डाउट। वो कहते हैं क्या युद्ध में केवल पुरुष ही मारे गए? और दूसरी बात, जब किसी देश पे हमला करते हैं तो वहाँ की सारी पब्लिक उससे आहत होती है। दूसरी बात, जो पुरुष हैं उनको निष्कासित करके, इतने सारे पुरुषों को यहाँ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, 1.5 लाख, तो उन्हें निष्कासित करके कहाँ भेजा गया? इसका कहीं भी कोई भारतवर्ष में विवरण नहीं मिलता। तो इस प्रकार से इतिहासकार प्रयास करते हैं कि वो समझने की कोशिश करें कि जो वाक्य लिखे हैं उनका रियल मीनिंग क्या है, शब्दों पे ना जाके उसके सही अर्थों पे जाना। तो इस तरह से इतिहासकारों को बहुत बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समस्या हम और देखते हैं, प्राप्ति स्थल से उसके अर्थ को समझना। अब देखिए, अशोक जो हैं, यानी वो अभिलेख हैं, वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, उससे उस अभिलेख के अर्थ को समझने की कोशिश करना। अशोक के अभिलेख आपको पता है, अशोक ने पूरे राज्य में अभिलेख खुदवाए थे, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके अभिलेख जो थे वो राजाज्ञाएँ थी, राजा की आज्ञा के तौर पर लोगों को मोरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षाएँ। ओके, तो जो अशोक हैं, अशोक ने अभी अभिलेख जो हैं वो हाईवेज़ पर, राजमार्गों पर स्थापित करवाए थे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकालते हैं इतिहासकार
कि अधिकांश जो लोग हैं, यानी उनका ये मानना था कि राजमार्गों से जो लोग जाएंगे वो उसको स्टडी करेंगे। तो अशोक का तो उद्देश्य ये था कि पूरी प्रजा को मैसेज पहुंचाना। तो अब इतिहासकार क्या मैसेज निकाल रहे हैं कि राजमार्गों के किनारे खुदवाए गए। तो पहली चीज़ तो ये कि सारे लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे, और दूसरी चीज़ कि वो लोग सारे लेखों को पढ़ने के लिए यहाँ रुकते थे। दो सवाल इतिहासकारों के मन में आए। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अगर अभिलेखों का मेन उद्देश्य क्या था, जनता तक राजा के संदेश पहुंचाना, तो ये राजमार्गों पे क्यों, ये देश के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ क्यों नहीं स्थापित करवाए। तो इस तरह के कई सवाल इतिहासकारों के मन में हैं। अंततः वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि धर्म महामात्यों की नियुक्ति की वो निरक्षर लोगों को ये पढ़ के सुनाते थे, और देश के आंतरिक भागों में भी ये नियुक्त थे, जो अभिलेख हैं वो लगवाए थे, पर राजा मार्गों पे ज़्यादा थे, क्योंकि ऐसा मानना था कि यहाँ से होकर अधिकांश प्रजा जाती है और वो रुककर ये संदेश अवश्य पढ़ती होगी। तो इस तरह से अभिलेख शास्त्रियों को ये उनकी प्रॉब्लम्स थी। एक इंस्क्रिप्शन को एविडेंस के रूप में यूज़ करने में ये प्रॉब्लम हमारे हिस्टोरियंस ने फेस की। आइए अब हम देखते हैं हिस्टोरियंस के लिमिटेशंस क्या हैं अभिलेख को एक सोर्स के रूप में यूज़ करने में। तो देखिए, पहली चीज़ है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं अभिलेख ये हल्के उत्कीर्ण हो गए। हल्के मतलब आप देखिए, आज 2020 है और अशोक का शासन ईसा पूर्व था, यानी इतने वर्ष पूर्व ये अभिलेख बनाए गए थे। तो एक लंबे टाइम में मौसम, धूप, बारिश, तूफान में वो थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, घिस गए हैं। तो अभिलेख जो है वो हल्के उत्कीर्ण हो गए, घिस गए हैं। हल्के उत्कीर्ण से क्या हुआ, उन पे जो लिखे हुए लेटर्स हैं वो हमें प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहे, समझ नहीं आ रहा हिस्टोरियंस को उस पर क्या लिखा है। जब तक समझ में नहीं आएगा इतिहासकार उसका अर्थ कैसे निकालेंगे। तो अभिलेख होते हुए भी उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे, ये इतिहासकारों के लिमिटेशंस हैं, उनकी सीमा है। ओके, सेकंड वन है नष्ट होना। जैसे मान लीजिए अभिलेख तो मिल गया, लेकिन इतने लंबे टाइम में कहीं किसी अभिलेख का कोई कॉर्नर टूट गया, कोई हिस्सा टूट गया, तो बाकी अभिलेख तो समझ आ रहा है, लेकिन जो हिस्सा टूट गया उस पर क्या टेक्स्ट लिखा था, क्या बातें, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डेट लिखी थी, उसको समझना, जानना थोड़ा मुश्किल है। अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे आज की चीज़ें नहीं, ये बहुत पास्ट की, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है हमारी। थर्ड है इसके रियल मीनिंग को समझना। रियल मीनिंग को कैसे समझना कि जो अभिलेख शास्त्री हैं वो उनका ये प्रयास रहता है कि अभिलेखों के शब्दों के पूर्ण अर्थ को समझना, और ये सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये किसी विशेष स्थान और समय से संबंधित होते हैं, यानी कुछ चीज़ें होती हैं वे स्पेसिफिक किसी स्थान से, किसी टाइम से जुड़ी होती हैं। आज हम किसी शब्द के अर्थ को जानें, ज़रूरी नहीं कि पास्ट में भी उस शब्द का वही मतलब हो। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, आज हम समझते हैं विदेशी। विदेशी मतलब जो भारत की सीमाओं से बाहर रहने वाला व्यक्ति है, उसे हमने विदेशी मान लिया जनरली। लेकिन पास्ट में विदेशी शब्द का मतलब ये नहीं था। पास्ट में विदेशी शब्द का मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी संस्कृति, आपके परिवेश, आपकी जो समाज है उससे भिन्न है। जैसे उस समय रहने वाले आप कोई भी व्यक्ति जो आपके साम्राज्य से बाहर का है, आप एक साम्राज्य, एक राज्य में रह रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो वनों में रह रहा है, वनवासी है, जो आपकी संस्कृति, आपकी परिवेश से मैच नहीं करता, आपके लिए वो भी विदेशी है, यद्यपि वो भारत में ही रह रहा है। सो समय के साथ शब्दों में चेंज आ गया। ऐसे ही शब्द हिंदुस्तान जो है उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। हिंदुस्तान शब्द आज हम एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं में जो क्षेत्रफल है हमारा कंट्री, उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान शब्द के अर्थ कई बार बदले। ये शब्द कभी उत्तर भारत के भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया, कभी यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति के लिए, और कभी इस क्षेत्र की जलवायु और जो भौगोलिक स्थिति है उनके लिए, और कई बार इसने अपने रंग बदले। तो कहने का अभिप्राय, शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते हैं। तो कोई शब्द जो किसी स्थान विशेष या समय विशेष के लिए अप्रोप्रिएट यूज़ किया गया है उसको समझने की कोशिश करना, ताकि कोई मूल जो अर्थ है वो उसका छूट ना जाए। ओके, आगे देखिए, हम और सीमाएं देखते हैं। सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभिलेख बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, पहली चीज़। ओके, दूसरी बात, जो मिले हैं उनमें से आधे नष्ट हैं। तो जो सही अभिलेख है वो बहुत थोड़े से मिले हैं। जो सही मिले हैं उनमें कोई हल्के उत्कीर्ण हैं। ओके, फिर जो और हैं जो बिल्कुल सही है, किनको हम पढ़, ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, हम पढ़ सकते हैं, उनके लिए किसी में हमारी समस्या होगी कि हम लिपि नहीं पढ़ सकते।
और किसी की हम लिपि पढ़ने में सफल हो गए तो किसी का सही अर्थ नहीं समझ सके, किसी को हम ट्रांसलेट नहीं कर सके। तो कहने का भाव क्या है कि बहुत कई हज़ार अभिलेख मिले हैं, लेकिन या तो सबका सही अर्थ नहीं निकल पाया, या सबका ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ, वो सही से पब्लिश नहीं हुए, या कुछ जो है वित्तीय टाइम में सुरक्षित नहीं बचे। यानी आज जो हम अभिलेख पढ़ रहे हैं वो उसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, अंश मात्र है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हम पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद देखिए सामान्य सूचनाओं में अभाव। देखिए जो सूचनाएं हमें आज इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जिन्हें हम आज पॉलिटिकली मान लें या इकोनॉमिकली मान लें, हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उस पर अंकित किया हो, उस पर लिखा गया हो। जैसे हमें आज लगता है कि हम कॉमन पीपल जो हैं उनके डे टू डे लाइफ, या हमारा भारत समाज जो कृषि प्रधान समाज है उसके जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी दैनिक जीवन के, उनको हम समझ सकें, लेकिन नहीं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हैं उनको अभिलेखों में मेंशन ही नहीं किया। तो ये भी हमारी लिमिटेशन है कि हम अभिलेख पढ़ने में सफल हो गए, सब कुछ ठीक है, बट उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। ओके, उसके बाद देखिए मुख्यतः विशिष्ट अवसरों का वर्णन। अभिलेख जनरली कौन लिखवाता था? राजा लिखवाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कॉमन पीपल जो है, कॉमन पीपल के बारे में अभिलेखों में कुछ नहीं है। राजाओं के स्पेशल अचीवमेंट, उनकी विजय अभियान, उनके राज्याभिषेक, उनके राज्य की विशेष उपलब्धि, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि कॉमन पीपल के बारे में कुछ हो तो ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और दूसरी चीज़, इसमें जो निर्माण करने वाला है, बनाने वाला, उसका व्यू, उसका दृष्टिकोण मिलता है, पब्लिक का दृष्टिकोण इसमें नहीं मिलता। तो इस प्रकार इतिहासकार इन सीमाओं को फेस करते हैं, ये उनके लिमिटेशंस हैं जब वो अभिलेख को एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभिलेखों का महत्व। अशोक, आपको पता है प्राचीन भारत में सबसे मेन जो अभिलेख हैं वो अशोक के मिले, उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स। जितने भी एग्जांपल देखे हम मैक्सिमम हमने अशोक के देखे हैं कि उसको यूज़ करने में क्या समस्याएं आई, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या लिमिटेशंस रही। ओके, अब हम देखते हैं अशोक के बाद के काल के अभिलेखों को दो भागों में बांटा गया है। एक सरकारी अभिलेख है, दूसरे हैं निजी। निजी अभिलेख है व्यक्ति विशेष द्वारा कोई चीज़ दान दी गई, कुछ निर्माण करवाया गया, उसके बारे में लेखन। ये जनरली मंदिरों पर और मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इससे हमें मंदिरों के निर्माण के बारे में या मंदिर में मूर्ति कब स्थापित करवाई उनके बारे में जब पता चलता है। तो निजी अभिलेख के बारे में हमें ज़्यादा जानना बस इतना काफ़ी है। हमारा मेन फोकस है सिलेबस के अकॉर्डिंग सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख में हम फाइनली दो चीज़ें देखेंगे, प्रशस्ति और भूमि अनुदान। तो आइए हम सरकारी अभिलेख देखते हैं। सबसे पहले हम प्रशस्ति देखें। प्रशस्ति 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स में आया हुआ है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में। तो जो प्रशस्ति है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, यानी किसी की प्रेज में लिखा गया टेक्स्ट। और जनरली राजा लिखवाते थे, तो हम कह सकते हैं किसी भी राजा की प्रशंसा में लिखे गए जो लेख हैं वो प्रशस्ति कहलाते हैं। इनको लिखते कौन थे? इनको उनके कोर्टियर जो पोइट्स हैं, जो उनके दरबार में रहने वाले कवि हैं, लेखक हैं, वो इनको लिखते थे। जनरली राजा के विजय अभियान, उसकी प्रेज आदि। तो जो प्रशस्तियाँ हैं वो जनरली अभिलेखों के ऊपर ही लिखवाई गई हैं और उनमें राजा की प्रेज की गई है, इसलिए उन्हें प्रशस्ति कहा। कुछ फेमस प्रशस्ति हम देख लें, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और सारे ही एग्जाम्पल 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग को आप इलाहाबाद भी कह सकते हैं, जो उसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखवाई थी। उसमें समुद्रगुप्त की तारीफें की हुई है कुशल योद्धा के रूप में और हर तरीके से कि किस तरह से समुद्रगुप्त कितने वीर योद्धा शासक हैं, कला प्रेमी हैं वगैरह। इसके बाद हम देखिए रुद्रदामन जो एक शक शासक था, उनका गिरनार अभिलेख है। उसमें रुद्रदामन की जो प्रशस्ति है ये उसकी तारीफ की गई है, उसकी उपलब्धियां बताई हैं। फिर स्कंदगुप्त जो प्रसिद्ध गुप्त शासक थे, उनके भीतरी गांव अभिलेख है, ये भी एक प्रशस्ति है राजा के उपलब्धियों तारीफों के बारे में। उसके बाद है पुलिकेशन द्वितीय जो एक चालुक्य सम्राट था, उनकी ऐहोल अभिलेख, ये भी एक प्रशस्ति है। और ये उनके रवि जो कीर्ति उनके लेखक हैं, उनके दरबारी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। कलिंग के शासक खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये भी प्रशस्ति है। साथ ही साथ राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति, यानी ये राजाओं के नाम और उनकी प्रशस्तियों का एक्सप्लेन किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसका क्वेश्चन आता है वो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। आइए हम देखते हैं भूमि अनुदान। भूमि अनुदान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बनता है, इवन 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है।
भूमि अनुदान का मतलब है राजा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा भूमि का दान दिया जाना। जनरली 99% राजा ही दान देते थे। कुछ परसेंट हम मान सकते हैं कि समाज के जो अमीर लोग थे वो भी धार्मिक संस्थाओं को, ब्राह्मणों को आदि को दान देते थे, या गांव के सामुदायिक कार्यों के लिए। तो ये जो भूमि अनुदान है, ये हमें कहाँ से पता चलता है कि राजा ने किसको क्या चीज़ दान दी? ये हमें अभिलेखों से पता चलता है, और कुछ हमें ताम्रपत्रों, ताम्रपत्र मतलब तांबे के प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स से आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपर प्लेट्स है, इनके ऊपर देखिए लाइन वाइज लिखा हुआ है। ओके, तो ये अभिलेखों से हमें पता चलता है, साथ ही साथ ताम्रपत्रों से पता चलता है कि लोगों को ज़मीन दान दी जाती थी। दान बेसिकली धार्मिक संस्थानों को और ब्राह्मणों को दिया जाता था। दान देने वाली भूमि की अलग अलग शेप हो सकती है, कहीं छोटे टुकड़े और कहीं बड़ी बड़ी ज़मीन दान देने के साक्ष्य मिलते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रभावती गुप्त। इसका अलग से क्वेश्चन बनता है, पैसेज में भी आया हुआ है कई बार। प्रभावती जो गुप्त है, जो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय उनकी पुत्री थी, वाकाटक वंश में उनका विवाह हुआ था और इस राजवंश का शासन इन्होंने संभाला था। उनके द्वारा दान दिए जाने के साक्ष्य हैं। ये एक अपवाद है, क्यों? क्योंकि उस समय महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे, पर चूंकि ये राज परिवार से संबंधित थी, इनके द्वारा ब्राह्मणों को दान देने के साक्ष्य मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, तो वो जो है वो एक अपवाद हम मान सकते हैं, लेकिन भूमि अनुदान में ये काउंट होंगे। अब देखिए, इतिहासकार ये मानते हैं कि भूमि अनुदान के जो साक्ष्य हैं उनसे हमें क्या क्या पता चलता है उस समय के समाज के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। उससे ये पता चलता है कि राजा ने भूमि अनुदान क्यों देते थे। उसका एक रीज़न था कि राजा अपने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहता था, यानी वो चाहता था कि दी हुई ज़मीन पर वो लोग उसको साफ करके उसे कृषि योग्य बनाएं और धीरे धीरे कृषि करने वाले क्षेत्र का विस्तार हो। तो ये राजा की एक रणनीति थी कि एग्रेरियन जो लैंड है उसको एक्सपेंड करें। सेकेंड थिंग, इतिहासकारों का मानना है कि जो राजा है उसकी शक्ति दुर्बल होने लगी थी, इसलिए वो ज़मीन दान देकर भी अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, उनके समर्थन को जुटाना चाहता था। तो एक तरीका ये भी बताया कि अपनी कमज़ोर होती हुई शक्ति को फिर से मजबूत बनाने के लिए ज़मीन दान देते थे। ये जो अभिलेख हैं जनरली ये संस्कृत भाषा में मिले हैं भूमि अनुदान के। 7वीं शताब्दी आते आते ये संस्कृत के अलावा जो और रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, उन भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं। ओके, इन अभिलेखों से और क्या पता चलता है? इन अभिलेखों से हमें ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है हमें, यानी गांव के जो लोग हैं, कौन कौन से कैटेगरीज के लोग रहते थे और किस तरह से वो राजाओं के और राज्य के साथ, स्टेट के साथ सब्जेक्ट के रिलेशन थे, और वो उनको कैसे टैक्सेस पे करते थे, जो टैक्सेस नहीं पे करते वो किस तरह से वस्तुएं देते थे। ओके, भूमि अनुदान से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि भूमि दान दी जाती थी जिनको, उनको एक जैसे अधिकार नहीं होते थे। अलग अलग एरिया में अलग अलग राइट्स होते थे, कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, कुछ को कुछ लिमिटेड अधिकार होते थे। साथ ही साथ भूमि अनुदान देने के, भूमि जो दान देने के पीछे राजा का एक उद्देश्य और माना है कि राजा अपने आप को बहुत ही बेस्ट इंसान, उत्कृष्ट मानव दिखाना चाहता था पब्लिक के सामने, इसलिए भी संभवतः वो भूमि दान देते थे। और क्या पता चलता है? और ये पता चलता है कि राजा और किसान, राजा और सब्जेक्ट, यानी स्टेट एंड सब्जेक्ट के बीच में कैसे रिलेशन है, उसके ग्लिम्सेस हमें मिलते हैं। साथ ही साथ जो समाज के ऐसे लोग हैं जो यायावर पशुचारक हैं, नोमेड्स हैं, जैसे पशुचारक, संग्राहक, शिल्पकार वगैरह, इन पर राज्य का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते रहते थे। तो इस प्रकार भूमि अनुदान जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है, और प्रभावती गुप्त का जो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब जो अभिलेख हैं वो अभिलेख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एज ए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अभिलेख स्थायी प्रमाण है, यानी कितने साल पुराने होने के बावजूद भी अभिलेख थोड़े सुरक्षित बचे हैं, स्थायी बचे हैं और आज भी हमें अवेलेबल हैं। एक तो इनका ये इंपॉर्टेंस बनता है क्योंकि इस टाइम की जो पांडुलिपियाँ हैं, बुक्स हैं, वो हमें लार्ज अमाउंट पे बिल्कुल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई। दूसरा बताया, ये बहुत ही रिलायबल हैं। रिलायबल क्यों हैं? क्योंकि ये राजा के निर्देशन में लिखवाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें राजा के लेखक द्वारा एक बार लिखने के बाद राजा के आदेश के बिना इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। तीसरी चीज़, तथ्यों का परिवर्तन संभव नहीं। जब पहले ज़माने में कोई बुक्स बनती थी तो बुक्स पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में बनती थी, पत्तों के ऊपर, कागज़ के ऊपर हाथों से लिखे गए लेख। वो क्या होता था, वो थोड़े से टाइम के बाद डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाते थे, नष्ट होना। क्यों? मौसम के कारण उनके पत्ते नरम पड़ जाते थे, कीड़े खा जाते थे और वो इस तरह से टूटने शुरू। तो जो लेखक हैं वो क्या करते थे, जो राइटर है जिसकी बुक है, वो थोड़े थोड़े समय में जो सुलेखक होते हैं,
खुशनवीस सुंदर लिखाई करने वाले उनसे अपनी पुस्तक की नकल तैयार करवा लेते थे, जैसे आज के ज़माने में हम फोटोस्टेट करवाते हैं उसी हिसाब से। तो वो जो नकल तैयार करवाते थे उसमें लिखने वाले जो लोग हैं वो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, जैसे आप क्या करते हैं, आप करते हैं अपने फ्रेंड की, जिस दिन आप स्कूल नहीं गए अपने फ्रेंड की कॉपी ली, उसे होमवर्क किया, आपको उसकी राइटिंग नहीं समझ आई तो आपने क्या किया, अपने मन से कुछ आइडिया लगा के लिख दिया, ओके। या उसकी कॉपी का कोई थोड़ा सा हिस्सा फट गया है, वहाँ कोई अक्षर कट गया, आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने फिर आइडिया लगा लिया या अपने मन से जोड़ दिया। या इतिहासकार तो इसी तरह से क्या करते थे, जो लिखने वाले लोग होते थे अगर वो सावधानी से नहीं लिखते तो कई बार गलत लिख देते थे, कई बार एक ही लाइन को 2 बार लिख दिया, कई बार अपने मन से जोड़ दिया। तो इस तरह से अभिलेखों में इस तरह के कोई भी छेड़छाड़, कोई भी परिवर्तन पॉसिबल नहीं था। वो एक बार लिखवा दिया वो पूरा स्थायी रूप से ऑथेंटिक रहता था, तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि अभिलेख इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनमें डेट्स मिलती हैं। अधिकांश अभिलेखों में डेट्स मिलती हैं कि इस डेट में राजा ने ये उपलब्धि की, ये विजय अभियान किया, यहाँ का दौरा किया, ये कर माफ़ किया। लेकिन बुक्स या अन्य सोर्सेज में ऐसा अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। और नेक्स्ट, अभिलेखों में हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं जो किसी और सोर्सेज में नहीं मिलती, इसलिए भी अभिलेख बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो अभिलेख हैं वो उस समय की पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक, आर्थिक, रिलीजियस, मूर्तिकला, वास्तुकला, भाषा, यानी हर क्षेत्र के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभिलेख इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और गुप्त काल जो है, गुप्त काल के पहले के जो अभिलेख हैं उनकी लैंग्वेज प्राकृत थी और बेसिकली उनमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। और गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्त ईरा, गुप्त काल के बाद का जो टाइम है उसमें जनरली ब्राह्मण धर्म यानी वैदिक जो धर्म है और उसके साथ साथ संस्कृत जो भाषा है उसका हमें ज्ञान होता है। तो एट लास्ट जो हमारे अभिलेख हैं उनके बारे में ऐसे कंक्लूड हम कह सकते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक दशा है उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रकाश डालते हैं। और ऐसा कोई पहलू नहीं होगा, 20वीं शताब्दी के जो हमारे प्रसिद्ध अभिलेख शास्त्री हैं DC सरकार, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, भारतीय संस्कृति, जीवन और उसकी गतिविधियों का ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई स्फीयर, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसकी इमेज अभिलेख में रिफ्लेक्ट ना होती हो, जिसके बारे में अभिलेख में ना लिखा गया हो। सो हम स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं कि यस, अभिलेख जो हैं वो इस फिक्स्ड जो हमारा टाइम है 600 शताब्दी ईसा पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी के बीच के इतिहास जानने के सबसे मेन सोर्सेज हैं। आइए अब हम देखते हैं सिक्कों को, हमारा जो दूसरा सोर्स है। सिक्के जो हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और सिक्कों पे किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उस सिक्के पे क्या चित्र बने हैं, वो किस लिपि में लिखा है, किस धातु से बना है और कौन से स्थान पे प्राप्त हुआ है, इन सब तरीकों के बेसिस पे सिक्के का अर्थ निकाला जाता है। जो हमारे प्रारंभिक भारत में सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए, आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है, इन्हें कहा गया आहत सिक्के या पंचमार्क, यानी ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के वो थे जो भारत उपमहाद्वीप में सबसे पहले पाए गए। प्राचीनतम सिक्के, किसी भी प्रकार का इन पर कोई टेक्स्ट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इन पर से फोटोज बनी हैं। इन पे आहत, इनको आहत क्यों कहा गया, क्योंकि इन पर कुछ विशेष आकृतियां जो हैं, आकृतियां, ये देखिए आप आकृतियां, ये ठप्पा मारकर ये आकृतियां बनाई गई थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा गया है। ओके, अब ये सिक्के जो है बेसिकली ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, सारे इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। देखिए ये जो सिक्के हैं ये चांदी और तांबे के, जो हमारे प्रारंभिक सिक्के थे वो चांदी और तांबे के थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिले हैं और इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहे हैं। और कहाँ मिले हैं ये पूरे भारत में मिले हैं, पश्चिम में तक्षशिला से लेके पूर्व में मगध तक और मगध से लेके दक्षिण, सुदूर दक्षिण तक, यानी लगभग पूरे भारत में मिले हैं। तो ये हमारे सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। मुद्रा शास्त्री ये मानते हैं कि सिक्कों का प्रचलन बेसिकली राजाओं ने करवाया है और कहीं कहीं जो क्षेत्रीय लोग, धनी लोग, कबायली लोग थे उनके द्वारा भी इनका प्रचलन, इनको जारी करवाया गया था। अब ये देखिए आपको एक सिक्का नज़र आ रहा है हिंद यवन शासकों का। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले फोटोज़ वाले, शक्ल वाले, चित्र अंकित राजा की जो शक्ल बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई, ऐसे सिक्के जारी करवाए हैं। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए ये कॉइन्स, आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं
ये इनकी रियल पिक्चर हैं कॉइन्स के जो आपके बुक्स में दी हैं। तो देखिए ये पंचमार्क सिक्का है, ये सिक्का योध्या सिक्का है जो पंजाब और हरियाणा में कबायली जो समूह थे उन्होंने सिक्के जारी किए थे। इन सभी सिक्कों के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा ये कुषाण सिक्के हैं, यानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए कुषाण शासकों ने। कुषाण प्रसिद्ध कुषाण शासक था कनिष्क, उसके बारे में अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक देखेंगे। ये गुप्त शासकों के सिक्के हैं। गुप्त शासकों के सिक्के भारत में सबसे बेस्ट सोने के सिक्के थे। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों के, सबसे बेस्ट सिक्के गुप्तों के। ये हमारे हिंद यवन शासकों के सिक्के हैं, भारत के पहले सिक्के जिनमें राजा की फ़ोटो है, राजा की टाइटल्स लिखे हुए हैं। ये दोनों हिंद यवन सिक्के हैं। तो आइए, हमारे जो सिक्के हैं वो भी पुरातात्विक स्रोत हैं। सिक्कों में हम दो टॉपिक देखेंगे, एक देखेंगे सिक्कों का टाइम पीरियड, कब कब कौन से सिक्के जारी हुए, और दूसरा हम देखेंगे सिक्कों का महत्व। ये आपको हिंद यवन सिक्के नज़र आ रहे हैं, दूसरा आपको सातवाहन, तीसरा आपको कुषाण और शक सिक्के। इन सब डायनेस्टीज के बारे में हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले सिक्कों का कालक्रम, कहाँ कहाँ कौन कौन से तरह के हमें सिक्के अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 2nd सेंचुरी BC में सबसे पहले सिक्के, ऐसे सिक्के सबसे पहले बने जिन पे राजाओं के नाम थे और उनकी फ़ोटो बनी थी। ये आपको दिखाई दे रहा है, और इसका एरिया था नॉर्थ वेस्ट जो हमारा भारत है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, वर्तमान का जो उस समय का भारत आप मान सकते हैं जिसमें पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। और किसके सिक्के हैं ये? इंडो ग्रीक रूलर्स के, हिंद यूनानी शासकों के सिक्का आपको दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए, दूसरी शताब्दी BC में उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण जो हिंद यूनानी शासक हैं उनके सिक्के मिले। पहली बार ऐसे सिक्के जिनमें राजा के फ़ोटो और उसके टाइटल्स लिखे हुए। ओके, सेकंड देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए किसने? कुषाण शासकों ने। ये कुषाण शासकों के सोने के सिक्के का एग्जाम्पल है। कनिष्क जो था, जिसे दूसरा अशोक कहते हैं, दूसरा अशोक का टाइटल दिया है, वो प्रसिद्ध कुषाण शासक था। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कुषाणों का जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, उसके एक शाखा पे नियंत्रण भी था, जहाँ से बहुत अच्छा प्रगतिशील ट्रेड होता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए, मतलब इकोनॉमिकली वो काफ़ी साउंड थे, उनका ट्रेड काफ़ी अच्छा था। तो इनके जो सिक्के थे कुषाणों के, वो कैसे थे? वो रोमन जो सम्राट हैं, यानी रोमन सिक्के, और ईरान के जो पार्थियन राजा हैं उनके जो सिक्के हैं उनसे मैच करते थे। उनसे इनकी समानता थी, उनका आकार, उनका वजन, ये सारी चीज़ें उनसे मैच करते थे। और ये सिक्के बेसिकली उत्तर और मध्य भारत में मिले हैं। अब जब रोमन और इनकी बात चली तो आपको एक पॉइंट और बताऊं मैं। दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर एक प्रदेश है अरिका मेडू। अरिका मेडू एक पुरा स्थल है जहाँ बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के मिले हैं। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इस समय रोम से हमारा बड़े पैमाने पे व्यापार होता था। ये इस बात के साक्ष्य हैं। और वहाँ कई रोमन चीज़ें, लैंप वगैरह आदि भी मिले हैं। आगे चलिए हम देखते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में योध्या सिक्के। योध्या सिक्के मतलब पंजाब और हरियाणा में रहने वाले जो कबायली गणराज्य हैं उनके द्वारा सिक्के जारी किए गए। ये बेसिकली तांबे के सिक्के थे, हज़ारों की संख्या में मिले। ये शो करता है कि इस ग्रुप की व्यापार में रुचि थी और इसमें व्यापार में पार्टिसिपेट भी ये करते थे। तो ये देखिए योध्या सिक्के का एग्जाम्पल जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में प्रचलित था। उसके बाद आइए, भारत में सबसे बेस्ट सोने के सिक्के जारी किए किसने? गुप्त शासकों ने किए। और ये जो गुप्त शासक थे ये शो करता है कि इकोनॉमिकली बहुत साउंड थे। ये शासकों ने जारी किस चीज़ के लिए किए? दूर देशों से व्यापार विनिमय, ट्रेड के लिए। ये आपको गुप्तों के सोने के सिक्के नज़र आ रहे हैं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के सोने के सिक्के भारत में जारी किए। अब हम देखें कि 6वीं शताब्दी आते आते सोने के सिक्कों में कमी आने लगी। कमी आने के कुछ रीज़न बताते हैं इतिहासकार। क्या रीज़न थे? इतिहासकारों का मानना है कि रोमन जो साम्राज्य उसका डिक्लाइन हो गया, पतन, और उससे जुड़ा हुआ जो ट्रेड था उसमें भी कमी आई। और जो दूरवर्ती जो व्यापार था, यानी ये जो दूर से जो ट्रेड होता था रोमन साम्राज्य से, उस पर डिपेंड जितने भी राज्य थे, जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, उन सब को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन सब की संपन्नता प्रभावित हुई, उन सब को इकोनॉमिकली लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो व्यापार में कमी आई। ओके, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नेटवर्क जो है, इस ट्रेड का एक नेटवर्क अगर
कमज़ोर पड़ा तो दूसरा नवीन नेटवर्क विकसित हो रहे थे। तो ये कहना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है कि व्यापार में कमी आई। इसके लिए वो क्या लॉजिक देते हैं, इसके लिए वो लॉजिक देते हैं कि इसकी ये जो काल है इसमें सिक्के जो हैं कम मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्कों का कहीं जिक्र नहीं है। अभिलेखों में, ग्रंथों में सब जगह सिक्कों का बार बार उल्लेख मिलता है और व्यापार के बारे में भी उल्लेख मिलता है। और सिक्के प्रचलन में ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के प्रचलन में रहे हों लेकिन लोगों ने उनको इकट्ठा करना बंद कर दिया हो। क्यों? लोगों ने उन्हें ट्रेड व्यापार में लगाना शुरू कर दिया हो, उनको इकट्ठा स्टोर करने की बजाय। तो इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है। अब हम देखते हैं सिक्कों का महत्व है। सिक्के हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनसे क्या पता चलता है। तो सिक्कों से जनरली सभी बातें पता चलती हैं हमें। सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। सिक्कों से हमें उस क्षेत्र विशेष के यानी उस समय पे उस एरिया में किस राजा ने शासन किया, उन राजाओं ने कौन से युद्ध किए, राजाओं ने किस क्षेत्र पे शासन किया, किसको जीता, कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में उनका साम्राज्य विस्तार था, कौन से समय में था, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि सिक्कों से हमें पता चलता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में हिंद यवन जो शासक थे वो शासन करते थे, जिन्होंने, आपको ध्यान होगा, जिन्होंने सबसे पहले अपने शक्ल वाले सिक्के जारी करवाए थे वही है ये शासक। एक फेमस शासक मिनेंडर जो हिंद यवन शासक था, इसने पहली से दूसरी शताब्दी बीसी के बीच में इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया था। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हम देखिए इकोनॉमिक कंडीशन। सिक्कों से हमें आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत पता चलता है। क्यों? जिस काल में अच्छे सोने के सिक्के मिले, जिस काल में सिक्कों की संख्या ज़्यादा मिली, अच्छी धातु यानी सोने जैसी महंगी धातु के सिक्के मिले, तो आइडिया लगाया जा सकता है कि वो जो काल है, जिस भी शासन का है, जिस भी डायनेस्टी का है, वो बहुत ही रिच रही होगी, उनका ट्रेड बहुत अच्छा होगा। जिसमें सिक्के बहुत ही सस्ती धातुओं के मिले हैं या मिश्रित धातुओं के मिले, कम मिले हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। तो आइए हम देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्य, पोस्ट मौर्यन ईरा। मौर्य काल के बाद के जो राजवंश हैं उनमें सोने, चांदी, तांबे, ये जो सिक्के हैं बड़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है। और मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था गुप्त काल। तो हम गुप्त काल को देखते हैं कि जो गुप्त शासक है उन्होंने विशाल संख्या में सोने के सिक्के जारी करवाए। मैंने आपको अभी बताया पिछली स्लाइड में कि सबसे बेस्ट सोने के सिक्के किसने? गुप्तों ने जारी करवाए। तो जो गुप्त शासक हैं, गुप्त शासकों ने क्या किया? विशाल मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए। तो ये स्पष्ट करता है कि जो गुप्त हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, आर्थिक प्रगति थी, व्यापार वाणिज्य अपनी चरम पर था, बहुत अच्छा ट्रेड होता था। ठीक है। लेकिन गुप्त काल के बाद को हम देखें, गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्त ईरा, इसमें सोने के और चांदी के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कम हो गई थी और धीरे धीरे मिश्रित धातु, मिक्स्ड जो मेटल है, उसके कॉइन्स बनने लगे थे, सिक्कों की संख्या में कमी आई। तो इतिहासकार ये कंक्लूजन निकालते हैं कि धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य जो था उसमें कमी आई। ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसकी कमी को, डिक्लाइन को शो करता है। आगे देखिए हम इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि सिक्कों से हमें उस समय के राजाओं की रुचि, रुझान, इनका पता चलता है, उनकी कल्चर के बारे में। जैसे एक सिक्के पर गुप्त सिक्के मिले हैं, उनके ऊपर विष्णु बना है, गुरुड़ मिला है, यानी जो गुप्त शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, उनकी इस तरह की कल्चर थी। एक सिक्के पे जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, प्रसिद्ध गुप्त शासक, उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया है, यानी वो संगीत प्रेमी थे। एक जो है सिक्के पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनमें से कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने। राजाओं की उपाधि दिखाई है अश्वमेघ पराक्रम, यानी समुद्रगुप्त ने और बाकी अन्य राजाओं ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो प्रसिद्ध शासक हैं, उनके, ये गुप्त शासक हैं, इनके सिक्के मिले हैं, उनके सिक्कों पे शकारी उपाधि धारण की हुई है और इससे ये पश्चिमी भारत के वाले इलाके में मिले हैं और इससे ये पता चलता है कि उन्होंने शकों को पराजित करके इस क्षेत्र पे शासन किया था, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिम में ही चलते थे। तो इस तरह से सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है, साथ ही साथ धार्मिक जीवन, राजाओं की रिलीजियस बिलीफ कैसी थी। जैसे आज के समय में इतने सारे धर्म मौजूद हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उस समय उनकी क्या मान्यताएं थी उसके बारे में थोड़ा देखें। तो जो कुषाण शासक हैं उनके सिक्कों पर ईरानी और यूनानी देवताओं के साथ साथ हमारे इंडियन जो देवी देवता हैं उनका भी प्रभाव दिखता है, उनके भी चित्र दिखते हैं। जो एक कुषाण शासक हैं विम कजफिसिस, उनको सिक्के पर बैल के साथ
उनके जो सिक्के हैं उन पर बैल के साथ साथ शिव को भी चित्रित किया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि जो कुषाण शासक हैं वो शुरू से ही भारतीय संस्कृति से, धर्म से प्रभावित थे, उस पर इनका प्रभाव था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इस पीरियड में सबको इसका लाभ हो सके। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो।